नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिंग पर चर्चा करेंगे। यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में ये दो बच्चे हैं। ये दो बच्चे, क्या लगता है आपको कि ये कौन से लिंग के हैं? इन दो बच्चों को देखकर आपको क्या अनुभूति होती है? इन्हें देखकर हमें पता चलता है कि एक लड़का है और एक लड़की है। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की है, ये पुरुष जाति है या स्त्री जाति है? तो यानी इन दोनों की जाति का ज्ञान हमें जिससे होता है वह क्या होता है? वह लिंग होता है। लिंग हम किसे कहते हैं? शब्द का वह रूप जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम लिंग कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जा रहा है या स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग को हम चिन्ह भी कह सकते हैं, क्योंकि लिंग ही हमें यह बताता है कि यह पुरुष जाति है या स्त्री जाति है। कुछ संज्ञा शब्द नर होते हैं और कुछ मादा होते हैं। नर यानी पुरुष जाति और मादा यानी स्त्री जाति। तो इसके आधार पर लिंग के दो भेद किए गए हैं, नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। जैसे यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर शेर और शेरनी है। अब शेर और शेरनी, ये चित्र हमें क्या प्रदर्शित करता है? शेर हमें पुरुष जाति का बोध करा रहा है और शेरनी हमें स्त्री जाति का बोध करा रही है। उसी प्रकार यहाँ पर बालक और बालिका है। बालक शब्द हमें पुरुष जाति का ज्ञान करा रहा है और बालिका शब्द हमें स्त्री जाति का ज्ञान करा रही है। इससे हमें पता चलता है कि बालक पुल्लिंग है, शेर पुल्लिंग है, शेरनी स्त्रीलिंग है और बालिका स्त्रीलिंग है। हम लिंग की परिभाषा में यह भी लिख सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में हम लिंग कहते हैं। यानी जिस रूप से हमें व्यक्ति या वस्तु के बारे में ये पता चले कि वो नर के लिए प्रयोग किया गया है या मादा के लिए प्रयोग किया गया है, उसे हम हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और लिंग के दोनों भेदों में पुल्लिंग के लिए हम क्या परिभाषा लिख सकते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग के लिए हम ये कह सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, पुल्लिंग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, लड़का, तोता, जहाज। और स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, लड़की, गाय, कार। अब लड़का शब्द और तोता शब्द से तो हमें पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है, लेकिन जहाज से कैसे पता चले कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? उसी प्रकार स्त्रीलिंग में लड़की और गाय, ये दोनों शब्द से हमें पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग है। लेकिन कार के विषय में हमें कैसे पता चले कि कार स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, तो हम उस तरीके को जानते हैं। लिंग पहचानने के नियम। लिंग को कैसे पहचाने? किसी भी शब्द को देखकर हम ये कैसे पहचाने कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? प्राणियों में लिंग की पहचान सरल है। जो जिंदा हैं, जो जीवित प्राणी हैं, उनको पहचानना बहुत आसान होता है। जैसे अगर मैं कहूँ लड़का, लड़की, माता, पिता, बच्चा, बच्ची, शेर, शेरनी, तो इन सारे शब्दों से हमें पता चल जाता है कि पुल्लिंग शब्द कौन से हैं और स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं। तो यानी जीवित प्राणियों की पहचान करना तो बहुत आसान है, लेकिन बेजान वस्तुओं को हम कैसे जानें? बेजान वस्तुओं के बारे में हम कैसे पहचानें कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो बेजान वस्तुओं को हम कैसे जानते हैं? उसके व्यवहार तथा परंपरा के आधार पर हम उसे नर या मादा मानते हैं। इसके लिए कोई अलग से नियम नहीं है। इस प्रकार के शब्दों का लिंग जानने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें उन शब्दों के छोटे छोटे वाक्य बनाने होते हैं। और जब हम उन छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कर लेते हैं
तो उसकी क्रिया से हम ये पता लगा लेते हैं कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या हम शब्द के आगे विशेषण शब्द का प्रयोग करें तो भी हम ये पहचान सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहला उदाहरण है क्रिया के आधार पर। जैसे हमारा शब्द है सूरज, सूरज निकल रहा है। क्या कभी आपने ये सुना कि हमने कहा हो सूरज निकल रही है? हम जब से सूरज के विषय में सुनते आए हैं हमने यही सुना है कि सूरज निकल रहा है। अब निकल रहा है तो पुल्लिंग की क्रिया है, तो इसलिए सूरज क्या हो जाएगा? इसलिए सूरज क्या है? पुल्लिंग है। उसी प्रकार नदी, नदी का हम एक छोटा सा वाक्य बनाएं, नदी बह रही है। क्या कभी हमने ऐसा कहा नदी बह रहा है? तो हम हमेशा क्या कहते हैं? नदी बह रही है। तो इस वाक्य से ही हम ये पता लगा लेंगे कि नदी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार हम विशेषण के आधार पर भी पहचान सकते हैं। जैसे गाजर मीठी है। अब गाजर के लिए हमने विशेषण शब्द का प्रयोग किया मीठी। क्या कभी हमने ये कहा मीठा गाजर, या कभी हमने ये कहा गाजर मीठा है? नहीं, हम हमेशा क्या कहते हैं? गाजर मीठी है। तो जब हमने उसके आगे विशेषण लगाया मीठी, इससे हमें पता चल गया कि गाजर क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार आम मीठा है। कभी भी हम ये नहीं कहते कि आम मीठी है, हम हमेशा क्या कहते हैं? आम मीठा है। तो इस प्रकार मीठा विशेषण लगाने से हमें पता चला कि आम जो शब्द है वो पुल्लिंग है। कभी कभी एक ही वस्तु के दो नाम होने पर उनका लिंग अलग अलग होता है। जैसा कि हम हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्दों के विषय में पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं जो उसका एक पर्यायवाची शब्द पुल्लिंग होता है और दूसरा पर्यायवाची शब्द स्त्रीलिंग होता है। जैसे यहाँ पर है आंख और नेत्र। आंख जो है स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि नेत्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि आंख को स्त्रीलिंग में क्यों रखा गया और नेत्र को पुल्लिंग में क्यों रखा गया। इसी प्रकार शरीर तथा काया ये पर्यायवाची हैं, परंतु इसका प्रयोग अलग रूप में प्रचलित है। अब हम शरीर और काया के वाक्य बना लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग क्यों है और पुल्लिंग क्यों है। जैसे अब शरीर बूढ़ा हो गया। अब शरीर बूढ़ी हो गया नहीं कहते हम क्या कहते हैं? अब शरीर बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। उसी प्रकार अब काया बूढ़ी हो गई। दोनों के अर्थ सेम है, शरीर और काया दोनों के अर्थ सेम है, लेकिन वाक्य में जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो अब काया बूढ़ी हो गई, तो बूढ़ी हो गई ये स्त्रीलिंग शब्द का ज्ञान करा रहा है। तो काया जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है और शरीर पुल्लिंग है। अब हम कुछ लिंग निर्णायक वाक्यों को पढ़ लेते हैं। किसी भी शब्द का लिंग जानने के लिए हम उस शब्द को वाक्यों में प्रयोग करके उसका लिंग जान सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमें किसी शब्द के बारे में पता नहीं चल रहा कि वह कौन सा लिंग है, तो हमें उसके लिए छोटे छोटे वाक्य बना लेने होते हैं। जैसे कक्षा। अब कक्षा के बारे में हमें नहीं पता चल रहा कि कक्षा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो हम इसके लिए एक वाक्य बनाएंगे, मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं। अब मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं, तो कक्षा जो है मेरी कक्षा, मैंने ये तो नहीं कहा मेरा कक्षा, मेरी कक्षा, तो ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग। उसी प्रकार दूध, दूध ठंडा है, मैं ये तो नहीं कह सकती कि दूध ठंडी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूध जो है पुल्लिंग है। उसी प्रकार अगर मैं आम के विषय में लूं कि आम कच्चा है, तो आम पुल्लिंग है, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि आम कच्ची है। उसी प्रकार सड़क, सड़क लंबी है, मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि सड़क लंबा है। तो इस प्रकार छोटे छोटे वाक्य बनाकर हम ये जान सकते हैं कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जानना आवश्यक है। पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के कुछ नियम हैं, यानी पुल्लिंग शब्द को पहचानने के लिए हमारे हिंदी व्याकरण में कुछ नियम बने हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो अब हम इसे जान लेते हैं। देशों, पहाड़ों तथा महासागरों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। अगर हम किसी भी देश का नाम ले लें, किसी भी पहाड़ का नाम लें या महासागरों के नाम लें, वे सब पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया होगा, किसी भी देश का नाम जो होगा वो हमेशा पुल्लिंग में ही होगा।
इसी प्रकार पर्वत, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में खड़ा है, तो आपको पता चल गया कि हिमालय जो है वो पुल्लिंग है, तो किसी भी पहाड़ का नाम हो वह हमेशा पुल्लिंग में ही होगा। उसी प्रकार महासागर, किसी भी महासागर का नाम हमेशा पुल्लिंग में ही होगा, चाहे वो हिंद महासागर हो, चाहे वो अरब सागर हो, सब पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। उसके बाद महीनों तथा दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हिंदी भाषा में किसी भी महीने का नाम हो या किसी भी दिन का नाम हो वो हमेशा पुल्लिंग में ही होगा। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ आज कौन सा वार है, तो आप क्या कहते हैं, सोमवार या मंगलवार? तो कौन सा वार है, मैंने ये तो नहीं कहा आज कौन सी वार है। तो इससे ये पता चलता है कि ये किसी भी दिन का नाम जो है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। उसी प्रकार यह कौन सा महीना चल रहा है, मैं ये नहीं कहूंगी कि यह कौन सी महीना चल रहा है, तो कौन सा महीना चल रहा है, तो महीनों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे चैत्र, बैशाख, जनवरी, मंगलवार, सोमवार इत्यादि। तो सभी महीनों और दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। इसी प्रकार पेड़, सभी पेड़ों के नाम पुल्लिंग हैं। अनाज, चावल, गेहूं, दाल, ये सब अनाज पुल्लिंग हैं। धातु के नाम ये सब भी पुल्लिंग है। तांबा, सोना, तांबा महंगा है, सोना महंगा है, हम ये नहीं कहते सोना महंगी है, तांबा महंगी है। तो ये सभी धातुएं भी पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। रत्नों तथा ग्रहों के नाम, पृथ्वी को छोड़ दीजिए, पृथ्वी में एक अपवाद है, पृथ्वी को स्त्रीलिंग में लिया जाता है। रत्नों और ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। रत्ने जो भी प्रीशियस स्टोन है, जैसे पुखराज, पन्ना, हीरा, नीलम, ये सभी जितने भी रत्न हैं वो सब पुल्लिंग में आते हैं। उसी प्रकार ग्रहों के नाम मंगल, शुक्र, शनि, बृहस्पति, ये सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम हम केवल पुल्लिंग में लेते हैं, जैसे सिर, गला, कान, हाथ, पैर आदि। उसी प्रकार द्रव्य पदार्थ जो लिक्विड है, द्रव्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। पानी, दूध, घी, ये जितना भी तेल, ये जो लिक्विड जितने भी चीज़ें होती हैं, द्रव्य पदार्थ जितने भी होते हैं, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और जिन शब्दों के अंत में अ, आ, पन, पा, न, आव, त्र, आर, आस, क, त्व आदि आते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अक्सर वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा, अक्सर वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमने आंख पढ़ा था, तो आ, यहाँ पर आ स्वर आ गया, तो आ से आने वाला जो शब्द है वो क्या हो गया, वो पुल्लिंग हो गया। उसी प्रकार नेत्र, नेत्र में भी त्र आ रहा है तो वो पुल्लिंग हो गया। अब जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, अ से खेल, मकान, उपवन, संसार। उसी प्रकार आ कपड़ा, गन्ना, पैसा, आटा। पन के लिए अपनापन, बचपन आदि। पा के लिए मोटापा, बुढ़ापा। न के लिए बदन, यौवन, लेन देन आदि। आव के लिए बहाव, लगाव, छिपाव आदि। त्र शस्त्र, वस्त्र, अस्त्र, पत्र, नेत्र आदि। आर में पुरस्कार, व्यवहार आदि। आस विश्वास, परिहास, उल्लास आदि। क से अंत होने वाले नायक, गायक, खलनायक आदि। यहाँ पर एक अपवाद है, आस प्रत्यय वाले कुछ शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं, तो वो हमें वाक्य के आधार पर ही पता चल जाएंगे कि वो शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो अक्सर ऐसे शब्द जिनका अंत इन सब से हो रहा है वे सब पुल्लिंग कहलाते हैं या वो पुल्लिंग के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों पर। स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के कुछ नियम हैं, जैसे कोई भी भाषा हमेशा स्त्रीलिंग होगी, किसी भी नदी का नाम हमेशा स्त्रीलिंग होगा, कोई भी तिथि हमेशा स्त्रीलिंग होगी, किसी भी प्रकार की बोली हमेशा स्त्रीलिंग होगी। हमारी भाषाओं की जितनी भी लिपियां हैं वे सब स्त्रीलिंग होंगी, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, ये भाषाएं हैं, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाती हैं। उसी प्रकार गंगा नदी, यमुना नदी, सतलुज नदी, ये सब स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तिथियां, एकादशी, पूर्णिमा, ये सभी तिथियां स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाती हैं। बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज, ये सब स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाती हैं। लिपि जैसे देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये सारी लिपियां स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद कोमल भावों के नाम
तथा शक्ति सूचक नाम स्त्रीलिंग होते हैं। कोमल भाव यानी जो हमारे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, एक हमारे अंदर के जो सॉफ्ट इमोशंस होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं, क्योंकि एक स्त्री के अंदर ही तो होते हैं सारे कोमल भाव। जैसे हमारे अंदर जो दया है, करुणा है, ममता है, प्यार है, ये सब क्या है, ये सब हमारे कोमल भाव हैं और ये सब स्त्रीलिंग के सूचक हैं। और शक्ति सूचक, अगर हमारी सेना है, पुलिस है, समिति, ये बैठक, ये सब क्या है, ये हमारे गठन है, ये वो गठन है जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, तो ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ये सारे प्रत्यय लग जाते हैं, जैसे ई प्रत्यय लग गया, आवट प्रत्यय लग गया, इया प्रत्यय, ता प्रत्यय, आई प्रत्यय, आहट प्रत्यय, आस प्रत्यय, त प्रत्यय, वत प्रत्यय, आनी प्रत्यय, इन प्रत्यय, आइन प्रत्यय, ये लग जाते हैं, वे सब स्त्रीलिंग होते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद लगते हैं, तो जिन शब्दों के आगे ये सारे प्रत्यय लग जाते हैं वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे खेती, खेती में ई प्रत्यय लगा हुआ है, टोपी, टोपी में भी ई प्रत्यय लगा हुआ है, नदी में भी ई प्रत्यय लगा हुआ है, तरावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है, और सजावट में भी आवट प्रत्यय लगा हुआ है, बनावट में भी आवट प्रत्यय लगा हुआ है, डिबिया में इया प्रत्यय लगा हुआ है, चूहिया में इया प्रत्यय लगा हुआ है, शत्रुता और सुंदरता और मित्रता में ता प्रत्यय लगा हुआ है, महंगाई, भलाई, बुराई में आई प्रत्यय लगा हुआ है, घबराहट, मुस्कुराहट में आहट प्रत्यय लगा हुआ है, मिठास, खटास, प्यास में आस प्रत्यय लगा हुआ है, धोबिन, मालिन, इसमें न प्रत्यय लगा हुआ है, ठकुराइन में आइन प्रत्यय लगा हुआ है, धोबिन और मालिन में इन प्रत्यय लगा हुआ है और ठकुराइन में आइन प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इन प्रत्ययों के लगने से ये सभी शब्द जो हैं स्त्रीवाचक शब्दों के अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हम करते हैं पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों को बनाना, यानी पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग कैसे बनाएं। तो कुछ पुल्लिंग शब्दों में हम आ स्वर को जोड़कर स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे छात्र, छात्रा, अनुज, अनुजा, सुत, सुता, महोदय, महोदया, वृद्ध, वृद्धा, अध्यक्ष, अध्यक्षा, प्रिय, प्रिया, भवदीय, भवदिया, शिष्य, शिष्या। तो आप देखेंगे कि इन सभी शब्दों में हमने आ स्वर को जोड़ा और ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द बन गए। उसी प्रकार कुछ शब्दों में अगर हम ई को जोड़ दें तो हमारे स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं, जैसे पुत्र, पुत्री, दास, दासी, गधा, गधी, बेटा, बेटी, मामा, मामी, नाना, नानी, चाचा, चाची, लड़का, लड़की, हिरन, हिरनी, रस्सा, रस्सी, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी। कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्ययों को जोड़कर, जैसे नाग का, नाग में इन जुड़ गया तो क्या बन गया, नागिन, सुनार, सुनारिन, माली, मालिन, लुहार, लुहारिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, मालिक, मालकिन, तेली, तेलिन, धोबी, धोबिन, ग्वाला, ग्वालिन। कुछ पुल्लिंग शब्दों में इका प्रत्यय जोड़कर हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, जैसे बालक, बालिका, पाठक, पाठिका, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका, नायक, नायिका, अध्यापक, अध्यापिका, चालक, चालिका, संचालक, संचालिका। कुछ पुल्लिंग शब्दों के साथ हम इया प्रत्यय जोड़कर बना सकते हैं, जैसे चूहा, चूहिया, चिड़ा, चिड़िया, कुत्ता, कुतिया, डिब्बा, डिबिया, बाग, बगिया, लोटा, लुटिया। ओ को ऊ हो गया संधि के नियम से, इसलिए लोटा लुटिया बन गया। कुछ पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़कर, नी प्रत्यय जोड़कर, जैसे मोर, मोरनी, सिंह, सिंघनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, भील, भीलनी, मजदूर, मजदूरनी। कुछ पुल्लिंग शब्दों में आनी जोड़कर, आनी प्रत्यय को जोड़कर, जैसे देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी। कुछ पुल्लिंग शब्दों में आइन प्रत्यय जोड़कर, जैसे पंडित, पंडिताइन, लाला, ललाइन, ठाकुर, ठकुराइन,
हलवाई, हलवाइन। कुछ पुल्लिंग शब्दों में इनी जोड़कर, इनी प्रत्यय जोड़कर, हाथी का हथिनी। अब हाथी जब हथिनी में कन्वर्ट होता है तो हाथी के थ में जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा हो जाती है, तो हाथी का क्या बन गया, हथनी। स्वामी का स्वामिनी, म में छोटी ई की मात्रा लग गई। प्रार्थी का प्रार्थिनी, तपस्वी का तपस्विनी। अगला है कुछ पुल्लिंग शब्दों में वान, वती, मान को मती में बदलकर, यानी वान को वती में बदल देना है और मान को मती में बदल देना है। जैसे गुणवान, गुणवान किस में बदल गया, गुणवती, तो ये स्त्रीलिंग बन गया। बलवान, बलवती। भाग्यवान, भाग्यवती। श्रीमान, श्रीमती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। आयुष्मान, आयुष्मती। कुछ शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय पूरी तरह बदल जाते हैं, जैसे पिता, माता। ये शब्द वो हैं जिसमें हम कोई प्रत्यय नहीं जोड़ रहे, ये वो शब्द हैं जो पूरी तरीके से बदल जाते हैं, जैसे पिता, माता, राजा, रानी, ससुर, सास, पुरुष, स्त्री, वर, वधू, भाई, भाभी, नर, मादा, साधु, साध्वी, विद्वान, विदुषी, बैल, गाय, बिलाव, बिल्ली, वीर, वीरांगना। कुछ विशेष बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के विषय में, जैसे कि कुछ संज्ञा शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे चीता, तोता, भालू, खरगोश, बाज, कौवा, भेड़िया, मच्छर, उल्लू, खटमल, कछुआ, गीदड़, बिच्छू। ये वो शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। इनको स्त्रीलिंग में लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इनके आगे मादा जोड़ना होता है, जैसे मादा चीता, मादा तोता, मादा भालू, मादा खरगोश, मादा बाज, मादा कौआ, मादा भेड़िया, मादा मच्छर, मादा उल्लू, मादा खटमल, मादा कछुआ, मादा गीदड़, मादा बिच्छू। यानी ये शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं, इसलिए जब हमें इनके स्त्रीवाचक शब्दों का प्रयोग करना है तो हमें इनके आगे मादा शब्द को जोड़ना है। इसी प्रकार कुछ संज्ञा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे ये शब्द हैं मछली, कोयल, जूं, मक्खी, चील, मैना, तितली, गिलहरी, लोमड़ी आदि। तो इनके लिंग परिवर्तन के लिए हमें क्या करना है, हमें इनके साथ नर शब्द को जोड़ना है। जैसे अब यह क्या हो जाएगा, नर मछली, नर कोयल, नर जूं, नर मक्खी, नर चील, नर मैना, नर तितली, नर गिलहरी, नर लोमड़ी। तो इस प्रकार नर शब्द जोड़कर हम उसे पुल्लिंग में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। अब कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में एक समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, अगर फीमेल डॉक्टर है तो भी डॉक्टर है, अगर मेल डॉक्टर है तो भी डॉक्टर है। इंजीनियर, चाहे इंजीनियर पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, उसके लिए इंजीनियर का ही प्रयोग होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजदूत, चाहे ये पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में ही प्रधानमंत्री ही होगा, डॉक्टर ही होगा, इंजीनियर ही होगा। तो ये वो शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही प्रयोग किए जाते हैं। अंत में हम एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, लिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं, 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग। और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। तो बच्चों, आज हमने लिंग पर विस्तार पूर्वक चर्चा की और अगली बार मैं एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।